हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासोमेनिया। दिस इज मी प्रीति देवलाल एंड आज मैं आपको कराने वाली हूँ 11th सीबीएसई का थर्ड चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर में नाम से ही पता चल रहा है कि बात हो रही है इलेक्शन की, लेकिन मेन टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, यानी कि इलेक्शन में किस तरह हम डेमोक्रेसी को जरूरी मानते हैं और डेमोक्रेसी में क्या रोल प्ले करते हैं इलेक्शन। तो हम पढ़ेंगे इलेक्शन और डेमोक्रेसी का कनेक्शन एंड जब हम ये कनेक्शन पढ़ लेंगे, इलेक्शंस की वैल्यू समझ लेंगे, तो उसके बाद हम जानेंगे इलेक्शन सिस्टम को कि किस किस तरह से इलेक्शन हो सकते हैं। और वो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड द सेकंड वन इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये दोनों हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि वाई इंडिया अडॉप्टेड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या फिर इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। और जब हम ये सब पढ़ लेंगे तो हम बात करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की कि वो है क्या चीज, एंड देन विल टॉक अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन कि इलेक्शन तो होने जरूरी है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या चीज। एंड एट द एंड हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। जैसे कि किसी भी गेम में अंपायर रोल प्ले करता है, उसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे रोल प्ले करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में और एक सक्सेसफुली अच्छा सा लीडर हमें देने में। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी और ये हमें बताएगा कि क्या कनेक्शन है इलेक्शन और डेमोक्रेसी के बीच में। मैं आपको अगर एक ट्रेलर दिखाऊं मूवी का, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे शोले मूवी में जय और वीरू का कनेक्शन है। पर इनके कनेक्शन को समझने से पहले हमें इंडिविजुअली समझना पड़ेगा इलेक्शन और डेमोक्रेसी को। सो इन सिंपल लैंग्वेज, इलेक्शन क्या चीज है? चुनाव किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज को चुनते हैं, दैट इज चुनाव। लेकिन क्या वो सिर्फ एज एन गवर्नमेंट के लेवल पर हो रहा है कि हम सिर्फ अपनी गवर्नमेंट चुन रहे हैं, इलेक्शन सिर्फ वही होते हैं? नहीं। अगर हम छोटे लेवल पे देखें तो आज के टाइम पर जब हम अपने आप को बर्दाश्त नहीं करते कि कोई हमारे खाने में इंटरफेयर करे, हम बर्दाश्त नहीं करते किसी और की पसंद के कपड़े पहनना, तो क्या हम बर्दाश्त कर लेंगे कि हमारा टीचर आए और क्लास में बोले किसी भी बच्चे को उठाकर कि ये आपका मॉनिटर है? बिल्कुल नहीं। ऐसी सिचुएशन में हम चाहेंगे कि हम सब चुने, अपने अपना पसंद बताएं और जो इंसान ज्यादा लोगों को पसंद हो उसे मॉनिटर बनाया जाए, जो एलिजिबल हो उसे मॉनिटर बनाया जाए, ना कि किसी को भी उठाकर सिर्फ क्योंकि वो देखने में अच्छा है। सेम ऐसी चीज आ जाती है इलेक्शन। क्या रोल प्ले कर रहे हैं? इलेक्शन एक मीडियम है किसके लिए? लीडर को चुनने के लिए। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए हम अपना लीडर सेलेक्ट करते हैं उसे बोला जाता है इलेक्शन। और ये जरूरी क्यों है उसकी बात तो हम आगे करने ही वाले हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का शासन, है ना? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। बट क्या एक्चुअल में डेमोक्रेसी ऐसी है? क्या आप लोग अपने लिए लॉज बनाते हैं? नहीं। और इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर किसी को हम ये मौका दे पाए कि आइए आप अपने लिए लॉज बनाइए? नहीं। इसीलिए ये सिस्टम निकाला गया कि लॉ कौन बनाएगा? जिससे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन करेगा और लॉ बनाने में रोल प्ले करेगा। ओके, तो इसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक कार्निवल की तरह होता है। जैसे त्योहार आते हैं, होली, दिवाली, उसी तरह डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट किया जाता है जब इलेक्शंस उसमें होते हैं। क्यों जरूरी है ये? इलेक्शन क्यों जरूरी है और डेमोक्रेसी कैसे रोल प्ले करती है? अब हम बात करेंगे इनके कनेक्शन की। तो जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन। आपने देखा होगा कि जब भी आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं या फिर आपने लोगों से भी सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफिस में जो लोग हैं वो काम थोड़ा ढीला करते हैं और प्राइवेट ऑफिस में फटाफट से काम होता है।
इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी टोन निकली रहती है। और वो टोन क्यों निकलती है? क्योंकि उन्हें इतना प्रेशर नहीं होता। उनके माइंड में ये नहीं आता कि अगर वो काम ढंग से नहीं करेंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि वो परमानेंट रहते हैं तो वो थोड़ा सा ढील छोड़ देते हैं। लेकिन वही एक प्राइवेट एम्प्लॉय जो होता है वो काम को टाइम टू टाइम करता है और टाइम से भी पहले करने की कोशिश करता है। क्यों? ताकि उसका प्रमोशन हो, ताकि उसे नौकरी से ना निकाला जाए। सेम ऐसी सिचुएशन आ जाती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा? हम किसी भी लीडर को, डेमोक्रेसी है, सभी ने मिलके एक लीडर चुन लिया। अगर हम सब मिलके ये जो रामू है इसको बना दे अपना लीडर, तो ये तो लीडर बन जाएगा, उसके बाद इसे पावर मिल जाएगी और ये जो मर्जी करेगा। ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। और ये काम भी नहीं करेगा और हम इसे हटा भी नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि एज इन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल तभी होगी जब ये कुछ कंडीशंस पूरी करेगी, लाइक फ्री इलेक्शन, फेयर इलेक्शन एंड टाइमली इलेक्शन। हमारे इंडिया में हर 5 इयर्स में आपने देखा होगा इलेक्शन होते हैं और दोबारा से गवर्नमेंट को चुना जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो कोई भी गवर्नमेंट धीरे धीरे डेमोक्रेसी के बाद मोनार्की में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए हम दिखाते हैं कि हमारी जो जनता है उनके पास पावर है और वो चाहे तो सरकार को यूं बदल सकती है। और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट अच्छे काम भी करती है। वरना हो सकता है कि गवर्नमेंट एक बार पावर मिलने के बाद चेंज हो जाए, अपने वादे पूरे ना करे। ओके, वैसे आजकल होता है कि गवर्नमेंट सारे वादे पूरे नहीं कर पाती, लेकिन अगर वो अकाउंटेबल है ही नहीं अपने सिटीजन्स के लिए, तब तो वो बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं कर पाएगी। और अकाउंटेबल गवर्नमेंट कहाँ होगी? जहां डेमोक्रेसी होगी। एंड इलेक्शंस में डेमोक्रेसी क्या रोल प्ले करती है? जरूरी नहीं है कि इलेक्शन उसी कंट्री में हो रहा है जहां डेमोक्रेसी है। इलेक्शन ऐसी कंट्री में भी हो सकता है जहां मोनार्की हो, लेकिन वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहाँ होगा? जहां पर डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी मतलब ये कि डेमोक्रेसी में हम किसी को भी पार्शियल होकर फेवर नहीं देते और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है। इसीलिए हम समझते हैं कि बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क नहीं कर सकती, फेल हो सकती है किसी भी कंट्री में, और बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। हमारा सेकंड टॉपिक है इलेक्शन सिस्टम। इलेक्शन का मतलब तो हुआ कि हम सबको वोट देना है और ज्यादा वोट जिसे मिल जाए उसे लीडर इलेक्ट कर देना है। तो फिर इसमें सिस्टम का क्या रोल है? सिस्टम पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। अगर मैं आपको और आपके फ्रेंड्स को सेम इंग्रेडिएंट्स दूं और कहूँ कि आपको बनाना है पिज्जा, तो आपकी रेसिपी और आपके फ्रेंड की रेसिपी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि आप माइक्रोवेव में बनाएं, वो तवे पर बनाएं, तो दोनों का जो टेस्ट होगा वो भी तो अलग अलग होगा और इंग्रेडिएंट्स सेम है। ऐसे ही इलेक्शन तो हो रहे हैं, डेमोक्रेसी में ही इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अलग अलग सिस्टम से हमें सेम लीडर मिले, क्योंकि अलग अलग सिस्टम से अलग अलग आउटकम्स आते हैं। हमारे चैप्टर में 2 इलेक्शन सिस्टम्स की बात की गई है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड वन इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इन दोनों सिस्टम के बीच में डिफरेंस बताइए, तो कभी कभी इंडिविजुअली इनकी क्वालिटीज पूछी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे मैं आपको एक साथ समझाऊंगी ताकि आप आसानी से कैच कर पाए इनका डिफरेंस भी और इनकी क्वालिटीज भी। और इसे समझने में हमें हेल्प करने वाली है ये दोनों बिल्लियां। ये वाली बिल्ली हमें बताएगी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और ये वाली बिल्ली हमें बताएगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन।
कैंडिडेट हैं, रामू, शामू एंड बबलू। जब हमें इन्हें इलेक्ट करना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू, तो यहाँ पर हम इन्हें कैसे वोट देंगे? अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे फर्स्ट नंबर पर पसंद है बबलू एंड सेकंड नंबर पर रामू एंड थर्ड नंबर पर शामू। लेकिन अगर मैं सेम सिचुएशन इन तीन कैंडिडेट को अगर मैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट करना चाहती हूं, तो ऐसे में मुझे सिर्फ एक वोट देना होगा। हम सभी एक वोट देंगे, चाहे रामू को दे, शामू को दे या बबलू को दे, और जिसको भी ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो बन जाएगा हमारा लीडर, उसे इलेक्ट किया जाएगा। तो इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ पर हम अलग अलग कैंडिडेट्स को अपने प्रेफरेंस बता रहे हैं और वोट दे रहे हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ एक कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। वो जीता तो बल्ले बल्ले और नहीं जीता तो ठल्ले ठल्ले। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पर वोट दिया जाता है कंट्री को, एज एन एक पार्टी को, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होता है और सभी का अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होता है। हमें अपने अपने एरिया में चुनना होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर वोट दिए जाते हैं कैंडिडेट्स को, जबकि यहाँ पर हम दे रहे थे पार्टी को। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि हर एरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, और यहाँ पर मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव। क्या मतलब है इसका कि यहाँ पर अगर हो सकता है कि अलग अलग प्रेफरेंस दी जा रही है और लोगों ने इनको भी अलग अलग लोगों को, जैसे कुछ लोगों ने इन्हें प्रेफरेंस दी, कुछ लोगों ने इन्हें प्रेफरेंस दी, तो ये लोग मिलके क्या करेंगे? रूल करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जिसको 50+1 वोट मिल जाएगा वो बन जाएगा लीडर, उसकी पार्टी करेगी रूल। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इजी है क्योंकि इसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं हमारे इंडिया में। मुश्किल तो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को समझना, क्योंकि इसके साथ हमारा ज्यादा पाला नहीं पड़ा। तो इसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ। आप लेकर आए हैं 20 रुपए के मोमोज और मोमोज आए हैं 6। अब जब आप 6 मोमोज ले आए और खाने वाले लोग हैं 4, जिसमें से 4 में से एक इंसान वो है जो मोमोज लेकर आया है, तो वो चाहेगा कि उसे एक्स्ट्रा मोमोज मिले, और एक इंसान जिसने पैसे दिए थे मोमोज लाने के लिए, ऑफ कोर्स जब उसने पैसे दिए तो वो भी चाहेगा कि उसे एक्स्ट्रा मोमोज मिले। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मोमोज 2 लोगों को 2-2 मिलेंगे और बाकियों को 1-1 मिलेगा। सेम ऐसा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कि यहाँ पे आपको वोट अगर मिला है, आपकी पार्टी को अगर वोट मिला है, तो आपको सीट भी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की तरह कि अगर इस पार्टी को ज्यादा वोट मिल गए दैट मीन्स इसकी गवर्नमेंट बन गई। एंड ऐसे ही कुल मिलाकर अगर हम समझे कि जैसे कोलिशन गवर्नमेंट बनती है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, अगर हम दूर दूर से देखेंगे तो हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी एक कोलिशन गवर्नमेंट की एक छवि सी हमको दिखाई देती। सिस्टम इन इंडिया, इलेक्शन तो इंडिया में होते ही है, पर क्या ऐसा होता है कि कभी भी आप सुबह उठे और अनाउंसमेंट हो गई कि आइए अपना लीडर इलेक्ट कीजिए, आइए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनिए और वोट दे दीजिए? ऐसा तो नहीं होता। इसके लिए पूरा प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस कहाँ मिलता है हमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन का सारा प्रोसेस लिखा होता है कि कौन से सिस्टम के थ्रू इलेक्शन होंगे, कितने टाइम बाद इलेक्शन होंगे, लीडर को किस तरह से इलेक्ट किया जाएगा और कितने लीडर्स होंगे। एंड यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया जाता है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, इन सब के इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू होंगे। एंड लोकसभा, विधानसभा, एमसीडी, इन सब के जो इलेक्शंस होंगे वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू होंगे।
तो इससे हमें पता चलता है कि नीड्स के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह से अलग अलग इलेक्शन सिस्टम को यूज किया और हमें एक बेटर लीडर इलेक्ट करने में गाइडेंस दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि कौन से इलेक्शन कौन से सिस्टम से करने हैं, बल्कि हमें ये भी बताया कि वोटर्स कौन होंगे, कौन लोग होंगे जो इलेक्ट करेंगे, किसे किसे राइट होगा इलेक्ट करने का। एक छोटा सा बच्चा तो पैदा होकर अपना लीडर इलेक्ट कर नहीं सकता। तो इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में एक डिबेट हुआ कि किन लोगों को वोट देने की पावर दी जाए और किन्हें नहीं दी जाए। तो ऐसे में एक एज डिसाइड की गई, 1989 तक वो एज थी 21। 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को इक्वालिटी के बेस पर ये राइट दिया गया कि वो एक वोट हर कोई, चाहे अमीर है, गरीब है, लड़का है, लड़की है, अगर वो 21 साल से ज्यादा उम्र का है या 21 साल का है तो उसे वोट देने का अधिकार दिया गया। लेकिन ये जो एज थी इसको राजीव गांधी गवर्नमेंट यानी कि 1989 के बाद 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 18 प्लस कर दिया गया। और इसे क्यों किया गया होगा? जैसे कि आप लोग आजकल देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा एडवांस हैं। जो चीजें हमने 20 साल का होने पे सीखी थी वो आजकल के बच्चे 10 साल 15 साल का होने पे सीख जाते हैं। तो उनमें वो जो एक एबिलिटी है वो भी जल्दी आ जाती है। इसीलिए जब पहले का टाइम था तो 21 साल में जो समझ हमें आती थी वो समझ अब हमें समय के साथ 18 साल में ही आने लगी। और इस एज को हो सकता है कि पार्लियामेंट आने वाले टाइम में 18 से 15 कर दे, जो एडल्ट एज है वो 15 कर दे। क्यों? क्योंकि एडल्ट एज का मतलब होता है वो एज जब कोई भी इंसान कैपेबल हो जाता है किसी डिसीजन को लेने में कि हाँ मेरा लीडर कौन होना चाहिए। और वो कब होगा कैपेबल? जब वो एडल्ट हो जाएगा, उसका माइंड डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या राइट देता है सभी को कि अगर आपकी ये एज है और आप इसके ऊपर की एज के हैं तो आप वोट देने का राइट आप जरूर ले सकते हैं और अपना लीडर इलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इलेक्शन कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इलेक्शन के नाम पर पैसे देकर वोट तो बहुत लोग खरीद लेते हैं, लेकिन उससे डेमोक्रेसी वीक होती है। या फिर मोनार्क जहां पे होता है वहां पर तो जबरदस्ती बोल दिया जाता है कि आपको इसी पार्टी को वोट देना होगा। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, तो क्या होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन? मतलब कहीं भी कोई भी कैंडिडेट गलत तरीके से पैसे देकर या शराब देकर या किसी और चीज का लालच देकर लोगों से वोट ना ले और रिजल्ट में कहीं भी गड़बड़ ना हो। किसी को भी प्रेशराइज ना किया जाए कि आपको इस इंसान को वोट देना होगा, इस पार्टी को वोट देना होगा। तो इसे बोलते हैं हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और जिसे कराने के लिए हमें जरूरत थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, एक ऐसा कमीशन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये नहीं लिखा कि इलेक्शन किस सिस्टम से होंगे और कितने टाइम बाद होंगे, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए और इसके लिए उसे पावर भी दी गई। तो क्या फंक्शंस हैं जो हमारा इलेक्शन कमीशन करता है? सबसे पहले वो लिस्ट बनाता है वोटर्स की कि कौन लोग हैं जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल बनाता है कि किस तरह कब किस एरिया में इलेक्शन होगा। अगर लोकसभा चुनाव को 5 साल होने वाले हैं तो वो अगले चुनाव के लिए शेड्यूल रेडी कर देगा। एंड ऐसे ही रिकॉग्नाइज भी करता है वो पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको सिंबल्स देता है। और स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, ये सब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम है। और साथ ही साथ वो चाहे तो इलेक्शन को पोस्टपोन और कैंसिल भी कर सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना स्ट्रिक्ट है कि वो कहीं भी करप्शन या गलत तरीके से अपना कोई प्रचार कर रहा हो, ये सब छूट बिल्कुल नहीं देता। एंड इसका जो हेड होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसे अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट। इसका टाइम पीरियड होता है 6 साल का, या फिर अगर उससे पहले वो 65 इयर्स क्रॉस कर देते हैं तो फिर उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुल मिला के क्या काम कर रहा है? वोटर की लिस्ट बनाने के बाद, वोट कराने के बाद उसके रिजल्ट को अनाउंस करने का ऑल ओवर जो काम है वो कौन कर रहा है? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।